अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। वफाकी हुकूमत को जहां माशी और सिक्योरिटीज दरपेश हैं, वहीं सियासी मैदान में भी पीडीएम हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होता दिख रहा है। वफाकी हुकूमत के लिए नए साल का पहला दिन परेशानी लेकर आया जब हुकूमती इतिहाद में शामिल एमक्यूएम पाकिस्तान उखड़ी उखड़ी दिखने लगी, सुनाई देने लगी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हल्का बंदियों के मामले पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान पैदा होने वाला तनाज़ा बढ़ता जा रहा है और अब एक बार फिर इस इम्कान का इजहार किया जा रहा है कि एमक्यूएम हुकूमती इतिहाद को खैर बात कह सकती है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत की बका जो है वो एक चैलेंज बन सकती है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से पहले हल्का बंदियां ना किए जाने पर एमक्यूएम जो है वो मुस्तरब है और इस परेशानी को फौरी तौर पर हल करवाने के लिए वफाकी हुकूमत की भी दौड़ें लग गई। गुज़श्ता रात वफाकी वुज़रा का एक वफ्द हंगामी दौरे पर कराची पहुंचा, जहां बिलावल हाउस में आसिफ अली जरदारी, एमक्यूएम क़यादत और वफाक के नुमाइंदों के दरमियान मैराथन मुलाकातें हुई। तशवीश की बात यह कि बेनतीजा रही हैं, हमारी जहां तक खबर है, क्योंकि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। इस मुतालिक बिलावल भुट्टो ने भी वाजे किया कि एमक्यूएम की मर्जी की हल्का बंदियों पर उनकी जमात में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारा एक एग्रीमेंट है एमक्यूएम के और हम चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक हम चले, कि हम कानून जितना भी मजबूत हम बना सकते हैं, लोकल बॉडीज का निज़ाम हम उतना मजबूत बनाएं। जो उनके दूसरे भी इश्यूज है उनके साथ बैठ के उनके बात करने के लिए तैयार है। कुछ मेरा पार्टी के लोगों में एक रिजर्वेशन है, एक प्रेशर है। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पुरुमीद हैं, जिनके बकौल आइंदा एक दो रोज में मामलात हल हो जाएंगे। दूसरी जानिब एमक्यूएम अब हतमी फैसले के करीब पहुंचती दिखती है और आज पार्टी का जनरल वर्कर्स बॉडी इजलास भी तलब किया गया, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब इस मामले पर जमात इस्लामी ने भी गवर्नर हाउस के बाहर धरने की धमकी दे दी है। इस तनाज़े पर और ये मामला क्या है लोकल बॉडीज का, हमने फैसला किया कि आज प्रोग्राम ज़्यादातर इसी पर करेंगे। कराची का मामला है, सिंध का मामला है, शहरी आबादियों का मामला है। तो हमें ज्वाइन किया एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर इनुल हक साहब ने, जबकि कराची से जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखते हैं। अमीन साहब, आपकी इजाज़त से हाफिज साहब से अगर इस मामले पर पहले गुफ्तगू करें, बकिया जो इनके इंटरव्यू का हिस्सा है वो बाद में चलाएंगे। हाफिज साहब, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ क्या है? एक एतराज़ तो यह कि पीपल्स पार्टी जिस तरीके से डीलिमिटेशन करना चाह रही है, वहां जहां पर एमक्यूएम की आबादी ज्यादा है वोटर्स की, वो अगर फर्ज करें एक यूनियन काउंसिल जो है वो 1 लाख आबादी पर बन रही, तो जहां पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स ज्यादा हैं वहां पर 20-20, 30-30 हजार, ये एक इल्जाम है उन पर। दूसरा ये कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे और कौन नहीं करवाना चाह रहा? देखिए, जो डिलिमिटेशन है इस पे हमें भी इख्तलाफ है, एतराज है, और वो एतराज हमने इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर भी करवाया। लेकिन उस एतराज में कुछ चीजें उन्होंने ठीक की, लेकिन अक्सर चीजें ठीक नहीं की। जो एतराज आज भी हमारा वैलिड है, हम उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि फिर उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो गया। 2.25 साल हो गए हैं, यहाँ बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की मुश्तरका हुकूमत ने 2009 से 2015 तक इलेक्शन नहीं करवाया था। तो हमें तो मालूम है कि अगर हम ये कहते हैं कि डिलिमिटेशन चूंकि ठीक नहीं है और उसको ठीक करने में लग जाए तो ये 4 साल और इलेक्शन नहीं कराएंगे, जो जाहिर है कि बहुत बड़ा लॉस होगा। इसी तरह डिलिमिटेशन ही नहीं बल्कि वोटर लिस्ट में भी बहुत बड़ा मसला है। 30 to 40% वोटर लिस्ट दुरुस्त नहीं है। तो आपके ख्याल में उसको बुनियाद बनाकर भी इलेक्शन ना करवाया जाए? फिर उसके बाद मैं तो इससे भी पहले की बात है कि मर्दमशुमारी का मसला है, हमारी तो नुमाइंदगी ठीक नहीं है, लेकिन क्या उसको बुनियाद बनाकर कौमी इंतखाब भी ना हो और सूबाई इंतखाब भी ना हो? तो ये सारी चीजें बहुत सीरियस नौइयत की हैं, लेकिन इनमें से कोई चीज भी ऐसी नहीं है जिसको बुनियाद बनाकर हम मजीद इंतखाब को इल्तवा में डाल सकते हो। नहीं हाफिज, आप जिस तरह आपका मौकिफ सामने आया उससे तो लग रहा है आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही। वो उनका मौकिफ तो ये है कि आप सेंसस करें, कराची की आबादी बढ़ चुकी है, उस हिसाब से आप हल्का बंदियां करें, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम इलेक्शन नहीं चाहती। ये तो 200 क्या 400% ये बात है कि एमक्यूएम इलेक्शन नहीं चाहती और पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन नहीं चाहती, और दोनों मिलकर जो है वो खेल रहे हैं कराची वालों के साथ, पूरे सिंध के अवाम के साथ। और इसीलिए ये इलेक्शन बार बार पेंडिंग हो रहे हैं। इसमें ना बारिश का इतना बड़ा मसला था, ना सैलाब का इतना बड़ा मसला था, और ना नफरी का इतना बड़ा मसला था। 3 मरतबा मुख्तलिफ चीजों को बुनियाद बनाकर इन्होंने इलेक्शन को मुलतवी किया। इसमें उस डॉक्ट्राइन का मसला था जो जरदारी साहब का डॉक्ट्राइन है, जिसमें रिजीम चेंज के मौके पर एमक्यूएम को अपना हिस्सा बनाया गया था। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि जब रिजीम चेंज हो रही थी और एमक्यूएम अपनी वफादारियां शिफ्ट कर रही थी, तो उस वक्त डिलिमिटेशन के मसले को उन्होंने क्यों नहीं उठाया?
उस वक्त इख्तियारात के मसले को और मरदमशुमारी के मसले को क्यों नहीं उठाया? चले हाफिज साहब तो का तफसीली इंटरव्यू अगले सेगमेंट में दिखाते हैं। अमीनुल हक साहब के पास जाने से पहले इसी मामले पर मैंने इमरान इस्माइल साहब से भी कुछ पूछा था, उनका जवाब चलाएं जरा। बड़ा आपने सवाल ऐसा किया कि मैं उसको थोड़ा सा तफसीलन जवाब देना चाहूँगा कि जो ये डीलिमिटेशन पीपल्स पार्टी करने जा रही है, करना चाहती है, वो तो जाहिर है कि हमें नज़र आ रहा है कि ये डंडी मार रहे हैं इसके अंदर, डंडी का डंडा मार रहे हैं इसके अंदर। लेकिन दूसरी तरफ एमकेएम इतने अरसे से क्या सो रही थी कि उनको नहीं पता था कि डंडी मार रहे हैं इसमें। और इलेक्शन जब अनाउंस हो गए, जब नोटिफाई हो गया, सारा कुछ शेड्यूल आ गया, 15 तारीख को इंतखाबात हैं, तो आज उनको ख्याल आ रहा है। ये सारा चक्कर मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किनारे लगाने का चक्कर है। अच्छा, हो क्या रहा है कि इस वक्त इमरान खान के सामने या तहरीक इंसाफ के सामने कोई इंतखाब नहीं लड़ सकते आप। पब्लिक पॉपुलैरिटी इतनी इमरान खान की है कि आप रोक नहीं सकते उसको किसी सूरत, और ये हर हाल में इमरान खान उसकी पार्टी को रोकना चाहते हैं, इसलिए हर इंतखाब आप हैं। सिर्फ एमकेएम नहीं, आप देखें इस्लामाबाद में वहां से इंतखाब से भाग गए, कोर्ट ने कहा इंतखाब कराओ, इलेक्शन कमीशन ताले लगा के भाग गया उसके अंदर। अब कराची का इंतखाब ये 4 दफ़ा पोस्टपोन हो चुका है, अब ये 5वीं दफ़ा पोस्टपोन होगा अब ये इस झगड़े में। तो हम तो इंतखाबात के लिए तैयार हैं। हम तो कहते हैं जी जो भी डिलिमिटेशन हो गई, नहीं हुई हैं, जैसे भी हालात हैं, जो कुछ भी है, आप इंतखाबात कराएं। इंतखाबात कराएं। लग साहब, आपने सुन लिया हाफिज साहब को भी और इमरान इस्माइल साहब को भी। क्या आपके भी मोर और लेस यही गिले हैं पीपल्स पार्टी से? यस, डिलिमिटेशन सही नहीं है, वोटर लिस्ट सही नहीं है। एमकेएम का तो अपना एक स्टैंड है कि यस डिलिमिटेशन में गड़बड़ की गई है, जेरीमेंडरिंग की गई है। एमकेएम और इसी तरीके से जब हाफिज साहब ने क्या फरमाया कि आर्टिकल 148 के हवाले से गुफ्तगू की कि इख्तियारात मेयर के पास होने चाहिए। एमकेएम पाकिस्तान इस शहर की वाहिद पार्टी थी, कराची की, अर्बन सिंध की, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 148 को लेकर गई थी। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर भी इशू किया अल्हम्दुलिल्लाह कि आप मेयर को इख्तियारात दें। इन चीज़ों को देखते हुए हमने क्या किया कि आर्टिकल जो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा किया, इसमें भी ये एक शिक डाली गई है कि मेयर के इख्तियारात को बेहतर से बेहतर किया जा सके ताकि तरक्याती काम शहर में हो सके। इंतखाबात पर आपका मुतालबा क्या है अमीन साहब? इंतखाबात, अब मैं आता हूँ कि इंतखाबात के हवाले से देखें, एमकेएम पाकिस्तान की बिल्कुल दिली ख्वाहिश है कि बलदियाती इलेक्शन होनी चाहिए। 2015 का इलेक्शन भी, जब 5 दिसंबर 2015 का इलेक्शन हुआ, तो एमकेएम की क्या ख्वाहिश थी कि हमने कोर्ट से ऑर्डर लिया और उसके बाद इलेक्शन कराया गया। आज भी एमकेएम की ख्वाहिश है कि बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होना चाहिए ताकि पावर डिवॉल्व होकर नीचे अवाम तक जाए। लेकिन मसला क्या है, जब एडवांस में जेरीमेंडरिंग कर दी गई है तो एमकेएम क्या कहती है? एमकेएम कहती है कि डिलिमिटेशन को बेहतर से बेहतर किया जाए। अब मैं आपको चंद एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, जहाँ पे पहले 51 सीटें यानी कि 51 यूसी चेयरमैन हुआ करते थे, उसको कम करके 45 कर दी गई। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हवाले से और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के हवाले से क्या सूरत हाल की गई है कि ऐसे तकरीबन 50 से 53 ऐसी सीटें यूसी हैं जिनकी आबादी थी 90,000 के वोट पर, 89,000, 85,000, 78,000, जिसके ऊपर एक यूसी चेयरमैन मुंतखब किया जा रहा है। इसी तरीके से कराची की कुछ ऐसी आबादी है जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असर वसूख है, वहां पे 21,000 पे, 25,000 पे, 29,000 पे यूसी चेयरमैन मुंतखब किया जा रहा है। शायद हो क्या रहा है, होना ये चाहिए था कि 1 मैन 1 वोट का असूल होना चाहिए, पाकिस्तान का आइन और कानून भी ये कहता है। लेकिन जेरीमेंडरिंग कर करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत ने क्या किया कि जब 90,000 पे मेरा एक यूसी चेयरमैन मुंतखब होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 90,000 में 3 यूसी चेयरमैन मुंतखब होगा। वैसे अमीनुल हक साहब, मेरी पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोगों से, मैं नाम नहीं ले सकता, बात हुई है, उनका भी यही एतराज़ है कि कराची में ऐसा हो रहा है। हमने कोशिश की कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लिया जाए, और आपसे जब सुबह मेरी इस मामले में बात हो रही थी, आपसे भी मैंने अर्ज़ किया था कि पीपल्स पार्टी के भी मौक़िफ़ हम शामिल करेंगे, लेकिन आई डोंट नो कि उनका मौक़िफ़ देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, या जो भी उनके मामलात हैं। कल जो आपकी मुलाकातें हुई, क्या उससे आप मुतमईन हैं या एमक्यूएम अदरवाइज फैसला कर सकती है? मैं आपके सवाल का जवाब देने से अपनी बात पहले मुकम्मल कर लूं। हो क्या रहा है कि जब हमारा 90,000 पे एक यूसी चेयरमैन मुंतखब होगा, पीपल्स पार्टी का 90,000 में 3 यूसी चेयरमैन मुंतखब हो रहा है। जब ये तमाम लोग काउंसिल में पहुंचेंगे मेयर के इलेक्शन के लिए, तो मेरा तो एक वोट काउंट होगा,
पीपल्स पार्टी का 3 वोट काउंट होगा। मैं मेयर कहां से मुंतखब करूंगा, इस शहर के नुमाइंदे कहां से मुंतखब हो पाएंगे? तो हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि आप बराबरी की बुनियाद पर आइन और कानून के मुताबिक आप आगे चलें। लेकिन अब बिलावल साहब कह रहे हैं कि हल्का बंदियों से मुतालिक जो MQM के एतराजात हैं उस पर हमारे तहफुजात हैं पार्टी के, तो इसका मतलब ये मामला तो हल नहीं होगा, क्योंकि आप और पीपल्स पार्टी ने तो इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है ना। जी बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं। कल की जो आपने मुलाकात के बारे में पूछा, बिलावल के सवाल भी, मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। कल मेरा ख्याल है कई घंटे मुलाकात जारी रही है। अच्छी बात यह थी कि उस मुलाकात में ना सिर्फ MQM मौजूद थे, पीपल्स पार्टी मौजूद थी, बल्कि PMLN भी थी, बल्कि इसे हम ग्रैंड जरगे का नाम दे सकते हैं कि GUI भी मौजूद थी, उसके अंदर बलूचिस्तान में पार्टी के भी लोग मौजूद थे। तो ये एक अच्छी तरीके से डायलॉग डिस्कशन हुआ। हमारा इशू क्या था कि डिलिमिटेशन के हवाले से हमने बात की है। मैं समझता हूँ कि हमारी उस पूरी मुलाकात में जहाँ खुशगवार माहौल में भी गुफ्तगू हुई है, वहाँ तलखशीरी गुफ्तगू भी हुई है। MQM ने शहरी सिंध का मुकदमा जिसे कहते हैं तगड़े अंदाज से लड़ा है, उनके सामने पेश किया है। और बिल आखिर जो बात जहाँ पर ख़त्म हुई है, हमारे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बड़ी पार्टी के बड़े रहनुमा, हम उनकी इज्जत भी करते हैं। उन्होंने फरमाया है कि हमें 1-2 दिन और दिया जाए, हम इन तमाम चीज़ों को अपने पार्टी के लोकल लीडरों के साथ भी डिस्कस करते हैं, फिर हम आपको जवाब देंगे। लेकिन अमीनुल हक साहब, उसके बावजूद अगर ये मामला हल नहीं हुआ, देखिए पीपल्स पार्टी का एम्बिशन हमेशा से यही रहा है कि कराची में हमारा मेयर आए। सिंध गवर्नमेंट उनकी है, फेडरल में भी वो है, और जिस तरह से डिलिमिटेशंस पे एतराज़ात उठ रहे हैं, तो हो सकता है कोशिश उनकी यही हो कि मेयर हमारा आ जाए। तो वो क्यों मानेंगे आपकी बात, और अगर ना मानी तो MQM किस हद तक जा सकती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी पार्टी की ख्वाहिश होती है कि उनका MNA मुंतखब हो जाए, उनका कौंसलर मुंतखब हो जाए, मेयर आ जाए, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आ जाए। तो वो हर पार्टी की अपनी ख्वाहिश ज़रूर रखती है। लेकिन अगर शहरी सिंध को पिछले 30 या 35 साल से देखें तो मसलसल MQM कामयाबी हासिल करती चली जा रही है। और अगर मैं पिछले 15 दिन और 3 हफ्ते की बात कर लूँ तो मैं आपके सामने 2 मिसाल आदिल आपके सामने रख देता हूँ। आपका अंदाज़ा होगा कि आज से ठीक 2 हफ्ते पहले कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में CBA का इलेक्शन होता है। MQM पाकिस्तान इमर्ज एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। ठीक है। उससे 3 हफ्ते पहले, आज से 3 हफ्ते पहले। लेकिन अमीन भाई, आप ज़िमनी इंतखाबात मैं उस पे भी आ रहा हूँ, मैं उस पे भी आ रहा हूँ। इसी तरीके से आज 3 हफ्ते पहले पोर्ट कासिफ पे CBA का इलेक्शन होता है। अगेन MQM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हराकर कामयाबी हासिल की। तो आज भी मेरा वोटर, मेरा सपोर्टर मेरे साथ खड़ा है। यस, ज़िमनी इंतखाबात में कहीं ना कहीं हमसे कोताहियाँ हुई हैं। हमने आउट ऑफ 3 1 जीता, 2 हम हारे। हम इसके ऊपर अपनी तंजीम को मजबूत से मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, और इसीलिए हम अपने अवाम के साथ खड़े हो रहे हैं। ठीक है। मुझे अमीनुल हक साहब, MQM की रीग्रुपिंग और जो डिफरेंट, और अभी भी एक खबर भी आ रही है कि जो आपकी पार्टी के कन्वीनर हैं खालिद मकबूल साहब, वो जा रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल के पास भी। ये अचानक से कैसे, कहाँ से ये हो गया कि जी अब हमें इकट्ठा होना है? इशारा कोई आया आगे पीछे से? आदिल, मेरा ख्याल है कि MQM पाकिस्तान अपने अवाम, अपने कारकुनान, अपने वोटर के मशवरों के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज जनरल वर्कर इजलास, अब जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ जारी, वो सारी है, वहाँ क्या फैसला होने जा रहा है? 2 बड़े इंपॉर्टेंट बात है। पहला फैसला कि अगर MQM की बात को, शहरी सिंध के अवाम की बात को नहीं माना जाएगा तो MQM जहाँ जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रही है, सूबाई असेंबली में आवाज़ उठा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, अब हम रोडों पर भी आएंगे। हमने 9 जनवरी को हमने फैसला किया है कि यस, हम एहतजाज करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने या चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने, दोनों में से कोई डिसाइड होगा। इसके साथ साथ हमारी क्या ख्वाहिश है कि यस, जब हम मुख्तलिफ मौके पर जाते रहे, इलेक्शन कैंपेन के दौरान जाते रहे, तो लोगों की ख्वाहिश थी कि आप आपस में इत्तेहाद करें, आपस में बैठे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। मेरा ख्याल है कि MQM पाकिस्तान ने बड़ा मजबूत फैसला किया। राब्ता कमेटी की जहानत को दाद देना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल ओपन किया है कि MQM के दरवाजे उन तमाम लोगों के लिए जो छोड़कर चले गए, दरवाजे खुले हुए हैं। और ये बात तय है कि खालिद मकबूल साहब ही पार्टी के कन्वीनर रहेंगे। 3 चीज़ें तय है, मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। नंबर 1, यस, खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM पाकिस्तान के कन्वीनर रहेंगे, उनकी सरबराही में तमाम लोग काम कर रहे होंगे। नंबर 2, MQM का इंतखाबी निशान पतंग होगा और MQM का जो झंडा है वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2023 के इलेक्शन में तमाम लोग इंतखाबी निशान पतंग पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। अमीनुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। हाफिज साहब, ये बताइएगा कि इस बात के कितने चांसेस है कि आप लोकल बॉडीज इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में लड़ सकते हैं? नहीं, इस वक्त तो देखें कोई इत्तेहाद में लड़ ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि सबकी नॉमिनेशन पेपर्स हैं, PTI वालों की भी, MQM वालों की भी, पीपल्स पार्टी की भी, जमात इस्लामी की भी, और तभी तमाम जमातें और MQM के जितने धड़े हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब का धड़ा, फला धड़ा, हकीकी मजाजी,
सबका जो है वो नॉमिनेशन फाइल हुई है। इस वक्त तो इनका प्रॉब्लम ही ये है कि ये इलेक्शन में जाएंगे तो खुद क्या करेंगे, और जितने भी धड़े जमा हो जाएं वो तो खैर एक अलग बात है कि 0 जमा 0 क्या बनता है, लेकिन इस वक्त तो कोई किसी के साथ इत्तेहाद कर ही नहीं सकता, सबको इलेक्शन में जाना है। तो हम भी इलेक्शन में जा रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी इलेक्शन में जाएं, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे। चल, यानी नताइज के बाद आप पीपल्स पार्टी से अलायंस कर सकते हैं? मैंने तो ये नहीं कहा भाई, मैं तो सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी का नाकिद हूं। सुबह से लेकर रात तक बात ही हम ये करते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो कराची को हक नहीं दे रही, इख्तियार नहीं दे रही, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से और पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हम सिंध हुकूमत है, सिंध हुकूमत को इग्नोर भी नहीं कर सकते। हम उनसे ये कहेंगे, देखें मेयर बनने के बाद असल काम तो उस वक्त शुरू होगा, उससे पहले पहले का काम तो ये है कि इंतखाब हो जाए, उसके बाद ये शुरू होगा कि इख्तियार के मुताबिक काम किया जाए और बाकी इख्तियार सिंध हुकूमत से छीने जाएं। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए बात करनी पड़ेगी, और कुछ भी करना पड़ेगा कराची के हक के लिए, तो वो ज़ाहिर हम करेंगे। लेकिन ये बहुत ही, इस वक्त तो कोई भी बात नहीं की जा सकती कि भाई पीटीआई से मिलेंगे कि पीपल्स पार्टी, भाई सिंध हुकूमत होगी, वफाकी हुकूमत होगी, दोनों से लड़कर कराची का हक हासिल करना है। हमारी तो बिल्कुल स्ट्रेट बात है, और हम कराची के लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें इस मुसीबत में मत डालिएगा कि हम इससे मिल रहे हो, उससे मिल रहे हो, इसका मुंह देख रहे हो। कोई कराची को ऑन नहीं करता, इतनी तादाद में हमें वोट दे दें ताकि हम खुद अपनी बल्दियां बनाएं, इंशाल्लाह फिर सबको साथ लेकर चलेंगे। साबिक गवर्नर सिंध और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब, आज जावेद चौधरी का तीसरा कॉलम छपा जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद, जिसमें उन्होंने ऐसी बातें की कि उस्मान बुज़दार को कैसे लगाया गया, पंजाब और पार्टी के मामलात कैसे चलते रहे, खान साहब की अहलिया के बारे में कई बातें की। क्या पीटीआई को इसका जवाब या वजाहत, क्लैरिफिकेशन नहीं देनी चाहिए? देखिए मैंने पढ़ा नहीं कॉलम जावेद साहब का, हालांकि वो काफ़ी सनसनीखेज वो चीज़ें कर रहे हैं कि जब से वो बाजवा साहब से मिले उसके बाद से लगता ही है कि वो उनके स्पोक्स पर्सन बन गए और वो वहाँ से वो बोल रहे हैं। तो अगर कुछ कहना होगा बाजवा साहब को तो मेरे ख्याल है वो खुद कह देंगे, किसी को स्पोक्स पर्सन बनने की ज़रूरत नहीं है, और फिर जब वो बात करेंगे तो उसका जवाब भी उसी अंदाज में दे दिया जाएगा जो कि वो डिज़र्व करता है। लेकिन ये हम जा किस तरफ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? यानी कोई जो है वो किसी का स्पोक्स पर्सन बन जाता है, कोई किसी का। हमने तो जो मीडिया से जो हमारी तवक्कुआत होती हैं वो ये होती हैं कि जी, हालांकि जाहिर है कि एंकर भी एक इंसान होता है, उसके अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स ज़रूर होते होंगे, चाहे वो जितना पोर्ट्रे कर ले कि वो न्यूट्रल है या वो नहीं किसी की साइड ले रहा, लेकिन उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स तो एज ए ह्यूमन बीइंग उसके होते होंगे। बट हमने हमेशा सियासत को देखा है, सहाफ़त को हमने देखा है कि वो पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स को एक तरफ रखते हुए वो हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग, हकीकत पर प्रोग्राम, इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन बेस्ड सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब तो हम टोटली हम ये देख रहे हैं कि वो बिल्कुल एक तरफ से जहर आ रहा है, दूसरी तरफ से इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तीसरी तरफ से क्या हो रहा है। इस तरह की सहाफ़त तो मैंने कभी नहीं देखी, ना मैंने कभी सहाफ़त को इतना अंडर प्रेशर कभी देखा है जो आज मैं देखता हूँ। इमरान इस्माइल साहब, बुनियादी बात यह है, वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा से उनकी मुलाकात हुई है, बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा, वो तो सहाफ़ी हैं, वो सिर्फ उससे रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका कंटेंट काफ़ी संगीन है कि उस्मान बुज़दार को कैसे किस तरीके से लाया गया, मुल्की मामलात जो हैं वो इमरान खान साहब की वाइफ चला रही थी कि किस मीटिंग में जाना है, किस में नहीं जाना। इस पर पीटीआई को कुछ तो कहना होगा। नहीं, मैं तो आपको बिल्कुल क्लियर ये बता रहा हूँ कि इमरान खान की अहलिया जो है वो एक इंतहाई घरेलू किस्म की खातून है, वो अपने काम से काम रखने वाली हैं। मैंने 4.25 साल के अंदर से 2 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई, दोनों बार उम्रे के ऊपर मुलाकात हुई। ना कभी उनकी मुझे कॉल आई किसी काम के लिए, ना उन्होंने कभी किसी मीटिंग में जाने के लिए कहा, ना रोका। और जो पार्टी के मामला थे वो इमरान खान 100% खुद चला रहे थे। अच्छा, एक घर में जहाँ पे एक खातून जिनका ना आपने कभी किसी फंक्शन में उनको देखा, ना किसी तकरीब की रूपनुमाई में देखा, ना आपको पता लगा कि वो दिखती कैसी हैं, वो पर्दादार खातून है, उनके ऊपर इल्ज़ाम तलाशी करना कि जी ये पीछे बैठ के चला रही थी, करी थी, ये सारे हीले बहाने हैं। जितनी दफ़ा जावेद चौधरी साहब बाजवा साहब से मिले हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं बाजवा साहब से मिला हूँगा 4.25 साल में जब गवर्नर में रहा। तो मैं भी एक कॉलम लिखना शुरू कर दूं हर रोज़ का कि जी मुझे ये पता चला, मुझे वो पता चला। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की कोई चीज़ बाजवा साहब को कोट करके कही जा रही है या बताने की कोशिश की जा रही है कि बाजवा साहब ने ये सारी बातें बताई, तो बाजवा साहब के अंदर खुद इतना हौसला होना चाहिए कि वो टीवी पर आके या मीडिया को खुद जाके ये सारी बातें बता दें, ना कि किसी एक शख्स को वो बुला के बताते रहें उसके कान में और वो चाइनीज़ विस्पर के ज़रिए इस तरह की बातें करता रहे।
आजकल तो ये फैशन बन गया है कि जितनी मर्च लगेंगे, जितनी कीचड़ आप दूसरे के ऊपर उछालेंगे, उतने बड़े आप साफी बन अच्छा, जाएंगे। मुझे ये बताएं, 2 दिन पहले आपने अनाउंस किया है एहतजाजी तहरीक करेंगे, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। लाए अमल आपका आगे क्या होगा? क्योंकि ये बात तो इमरान इस्माइल साहब वाजे हो गई है कि कबल अज वक्त इंतखाबात जो हैं वो हुकूमत नहीं कराएगी। आप क्या करेंगे? पंजाब असम्बली तहलील कर रहे हैं, नहीं कर रहे? अगर दोनों असम्बली आप तहलील कर भी दें, कबल अज वक्त इंतखाबात फिर भी होते नजर नहीं आ रहे। नहीं, अगर असेंबली तहलील हो जाती है तो अर्ली इलेक्शन तो इन्फोर्स होंगे ही होंगे, फिर तो ये कोई नहीं रोक सकेगा उसको। और ये इसी कोशिश में ये हमारी हुकूमत कायम रखने की बेन सरतोड़ कोशिशें जो हो रही हैं पंजाब में, वो इसीलिए हो रही हैं, जिसके अंदर आसिफ अली जरदारी भी पैसा लगा रहे हैं, जिसके अंदर वहाँ उनके लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर अभी FIR भी कटी है कि वो वहाँ पे क्या कर रहे थे सारी चीज़ों का। तो ये तो अब एक माहौल इतना अबर आलूद हो गया है, सियासी माहौल के, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इलेक्शन ना कराएं। हाँ अगर आप नहीं कराते इलेक्शन और बज़िद रहते हैं तो पाकिस्तान को आप इकोनॉमिकली जिस दहाने पर ले आए, तबाही के दहाने पे, और ये जो हम हालात देख रहे हैं कि न पैसे हैं हमारे पास, न पेमेंट कर सकते हैं, LCs रिटायर नहीं हो रही हैं, पोर्ट पे कंटेनर जमा हो गए, एक्सपोर्ट्स बंद हो गई हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, और बेरोज़गार हो रही है लेबर, ये सारी चीज़ें आप कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक चलेंगे? देखें, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा है कि हम आराम से बैठे रहें, वक्त पे इंतखाबात हों, और जब तक ये खुद अपना बेड़ा गर्क कर लें। और पाकिस्तान, लेकिन हमें गम है कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ क्या हो रहा है, ये नाकाबिल बर्दाश्त अमल है इस वक्त। हमें क्या फ़र्क पड़ता है आज से 3 महीने बाद इलेक्शन हो या 6 महीने बाद इलेक्शन हो, क्या फ़र्क पड़ता है? कौन सी हमारी पॉपुलैरिटी चैलेंज हो रही है? अच्छा बताएं, आपके जो बड़े अच्छे दोस्त हैं कामरान टिसोरी साहब, गवर्नर साहब, राब्ता तो कोई नहीं किया कि PTI कराची को भी MQM में जिम कर लिया जाए? अभी MQM इतनी बड़ी हुई नहीं कि वो ये ख्वाब देखे कि PTI को MQM में जम कर लें। PTI एक नेशनल पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर पार्टी है। तो PTI को तो कोई जम करने का ख्वाब इमरान भाई, मैं PTI कराची की, यानी मतलब आपसे कोई राब्ता हुआ कि इस जानिब आ जाएं? सर, PTI रन्स इन माई ब्लड। मैं PTI मैंने ज्वाइन कभी नहीं की, मैं PTI बनाने वालों में से हूँ इमरान खान के साथ। तो मुझे ना आज तक किसी ने अप्रोच किया, ना कोई मुझे इस तरह की कोई ऑफर करता है, और करेगा भी तो उसको जवाब बड़ा। अच्छा, इस वक्त जो बन रही है, खान साहब के जो केसेस हैं वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। जावेद चौधरी साहब ने भी जिस तरह लिखा कि 2016 में किस तरह साकिब निसार साहब पर मुबैना तौर पर दबाव डाला गया और नवाज शरीफ नाहल हो गए। अगर तो इमरान खान साहब नाहल हो जाते हैं तो PTI में कौन सरबराह बनेगा? देखिए, ये इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए हर हद तक जाएंगे। उसके ऊपर फायरिंग भी करा दी, कातिलाना हमला भी हो गया इमरान खान के ऊपर। वो कभी वो घड़ी निकल आती है, घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, फिर तोशा खाना से अगर आप डिटेल्स मांग लेते हैं तो टिक टिक एकदम बंद हो जाती है। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इमरान खान के ऊपर कोई चीज़ स्टिक कर नहीं रही है इस वक्त। वो उसके ऊपर अल्लाह की मेहरबानी है, अवाम उसके साथ है, और ये सारे इल्ज़ामात जो हैं ये इससे वो बड़ी ज़िम्मा दिलते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये हैं भी झूठे सारे इल्ज़ामात। अब जो बात आपने की, अगर उसकी तरफ हम आएँ कि बिलफर्ज महल ये इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो इमरान खान की पर्सनैलिटी इतनी टावरिंग है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई शख्स इमरान खान के बराबर नहीं है। क्या इमरान खान को अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं तो कौन वो बन जाएगा चेयरमैन? चेयरमैन वही बनेगा जिसको इमरान खान चाहेंगे, जिसको पार्टी चाहेगी वो चेयरमैन बन जाएगा। लेकिन इमरान खान के मुकाबले की शख्सियत आज पूरे तहरीक इंसाफ में तो क्या पूरे पाकिस्तान की से। अच्छा, मैं इमरान इस्माइल साहब बड़ी ऑनेस्टली आपसे सवाल पूछता हूँ, और उसकी बड़ी वजह यह है कि आप भी बड़ा ईमानदाराना जवाब देते हैं। अगर इमरान खान साहब नायल हो गए तो क्या ये आप और आपकी पार्टी के लिए हैरान कौन होगा? विल दिस बी सरप्राइजिंग? यस एंड नो, आई डोंट थिंक ये सरप्राइजिंग बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हम ये सारी चीज़ देख ही रहे हैं कि इन्होंने या इमरान खान को जेल डाल देना है या इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है। ये इस तरह की कोई भी हरकत कर लेना और ये समझेंगे कि इससे तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान को छूने से तहरीक इंसाफ का ग्राफ और ऊपर जाएगा। जितना ये इमरान खान के साथ ज़्यादती करेंगे, तहरीक इंसाफ और ऊपर जाएगी। इमरान खान आज उस पेडिस्टल पे खड़े हैं जहाँ पाकिस्तानी सियासत में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद से आज तक कोई नहीं खड़ा हुआ। एक बड़े हाई पेडिस्टल पे इमरान खान खड़े हैं। कौम जो है दे लुक अप टू हिम।
तो वो आप उसके ऊपर ये सारी चीजें मैंने आपसे पहले भी कहा ना स्टिक नहीं करेंगी, तो ये इसको डिस्क्वालीफाई करें या जेल में डालें या असैसिनेशन अटेम्प्ट करें। अल्लाह जिंदगी दे इमरान खान को, जब तक वो जिंदा है। इमरान खान के बराबर का कोई नहीं है और इमरान खान इससे और अपनी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा। इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साल बदल गया लेकिन मुल्क के हालात नहीं बदले। मईशत, सियासत, सिक्योरिटी, तमाम शुबे बिलखुसूस हुकूमत और अपोजिशन जबकि बिलुमूम रियासत के लिए चैलेंज बने हुए। अगर सबसे अहम माशी मैदान की बात हो तो हुकूमत के हालात और अवाम की जेब दिन ब दिन तंग होती जा रही है। मईशत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर या फैसला हुकूमत की जानिब से सामने आया जब एक तवानाई बजट पॉलिसी को मंजूर किया गया। इस प्लान के तहत हुकूमत मार्केटों और रेस्टोरेंट्स को 8 बजे जबकि वेडिंग हॉल्स को रात 10:30 बजे बंद करवाने का इरादा रखती है। हुकूमत इस मंसूबे के जरिए कौमी खजाने को 62 अरब रुपए की बचत करवाना चाहती है, लेकिन यह मंसूबा ऐन हुकूमती मंशा के मुताबिक अमल में क्या लाया भी जा सकेगा या नहीं, ये इंतहाई बड़ा चैलेंज ऐसे है। ताजिर बरादरी ने तो पहले ही इस स्कीम के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी है, जिनके बकौल ज़बरदस्ती मार्केटें बंद कराने की सूरत में मज़ाहमत की जाएगी। जबकि 2 सूबों यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, जहां पर PTI की गवर्नमेंट है, उन्होंने इस प्लान पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया है। PTI पहले ही हुकूमत की माशी पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। चंद रोज़ कबल 3 हफ्ते पर मुहित एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी कर दिया गया। रोज़ाना कहीं ना कहीं छोटे मोटे मुजाहरों के मनाजिर सामने आ रहे हैं, जबकि आज एक बाकायदा वाइट पेपर जारी करके PTI ने हुकूमत की माशी नाकामी को उनके बकौल बेनकाब करने की कोशिश की गई। इस वाइट पेपर के मुताबिक PDM हुकूमत के दौर में महंगाई में 45% इजाफा हुआ और इसी वाइट पेपर में दावा यह किया गया है कि पाकिस्तान को ताहाल 127 अरब डॉलर बैरून मुल्क के वापस करने हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रकम IMF की है। पाकिस्तान की मजमूई GDP का 37% जो है वो बैरूनी कर्जे में चला जाएगा। इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट बंद हो रही हैं। डॉलर की अदम दस्तयाबी ने मसाइल में मजीद इजाफा किया है। ये मामला इसी तरह चलता रहा तो मुल्क दिवालिया हो सकता है। ये उस वाइट पेपर में दर्ज है। दिलचस्प बात यह है कि इस वाइट पेपर की तकरीबी रनुमाई के दौरान भी अपने खिताब में इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत की माशी नाकामी का जिम्मेदार साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को करार दिया। ये कि जब आपके पास इतनी पावर आ जाए जो एक जनरल बाजवा के पास थी, तो वो समझते हैं वो हर फन मौला, वो हर चीज के एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो हमें लेक्चर दिए जा रहे थे कि नहीं जी, इनको NRO दे दो और आप सिर्फ इकोनॉमी पे कंसंट्रेट करो। मैं याद उनको करवाया कि चाइना ने 450 वजीरों को जेलों में डाला है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है इकोनॉमी। उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 450 वजीरों को पिछले 7-8 साल में जेलों में डालो? इसलिए रूल ऑफ लॉ कनेक्टेड है। इमरान खान के इस वाइट पेपर और तनकीद के जवाब में हुकूमती मौक़िफ़ वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कुछ इन अल्फाज में पेश किया। के अंदर तारीखी कर्जे 45,000 अरब के कर्जे लिए गए। वो कौन बताएगा आवाम को? आवाम को कौन बताएगा कि 2.4% की खाने पीने की अशिया जो थी वो किस वाइट पेपर में दर्ज करेंगे कि वो 14%, 15% पे महंगाई पहुंचाई आपने? आप कैसे बताएंगे पाकिस्तान की आवाम को कि जो मैंने बिजली का यूनिट था वो 11 रुपए से 26 रुपए यूनिट कर दिया था, उस वाइट पेपर में दर्ज है जो आपने आज इशू किया? जो गैस के नर्ख थे वो आप किस तरह बताएंगे पाकिस्तान की आवाम को कि वो 1600 से 24% हो गए? आपको जरा भी शर्म नहीं आई ये वाइट पेपर छापते हुए? आप समझते हैं कि आपके वाइट पेपर आपके काले अमाल। इस वाइट पेपर और इसके अलावा ये जो तवानाई बचत मंसूबा है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब ने। खुर्रम दस्तगीर साहब, पहले तो ये बताइएगा, इस मंसूबे में भी आते हैं, लेकिन एक मंसूबा अगर पाकिस्तान के 2 सूबों में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता और GB और आज़ाद कश्मीर में भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, ऑल्दो उनका भी जवाब आना है लेकिन यही जवाब होगा, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? इसको तो आप इंप्लीमेंट ही नहीं करवा सकते। सिर्फ कराची में मार्केटें बंद हो सकती हैं या इस्लामाबाद में? जी, मुझे बड़े अफसोस हुआ कि दोनों सूबों के माहिदीन ने कहा कि उनसे मुशावरत नहीं की गई। उनसे बहुत संजीदा मुशावरत की गई है और बशमूल मेरे एक पूरी वज़रा की कमेटी जो है वो सदर मुमलिकत के पास सिर्फ इस कफ़ायत तवानाई जो प्लान है उसको लेकर हमने सदर साहब को तफसीली ब्रीफिंग दी और उनसे ये कहा कि आप पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से गुफ्तगू करें कि ये इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी जो बचाव है उसके लिए एक बहुत अहम कदम है। और उसके बाद फिर हमने सरकारी सतह पर सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से उनके वफद के साथ मुलाकात की और उनको ये समझाया
कि भाई ये हमारा मकसद है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिर्फ 62 अरब नहीं, तकरीबन 200 अरब रुपए बनते हैं अगर आप सारी जो बचत है उसको इकट्ठा करें कि पाकिस्तान में। नहीं खुर्रम साहब, तफसील पे आते हैं, लेकिन क्या ये सदर आरिफ अलवी की नाकामी है? क्या उन्होंने कुछ जवाब दिया आपको कि मैंने सूबों से बात की है और हमारा जवाब ये है? जी देखिए, इस काबीना के फैसले होने तक तो दोनों सूबों ने हमें इनकार नहीं किया था और उन्होंने कहा कि हम इसको देख रहे हैं। अच्छा। तो ये ख्याल था कि शायद ये प्लान जो है, जो काबीना पिछले 3 हफ्ते से जिस पर मुस्तकिल गुफ्तगू कर रही है, वो शायद डिले हो जाएगा। लेकिन अब जो हमारी मुआशी सूरत हाल का तकाजा ये है, और हकीकत ये है कि पूरी दुनिया में जिस तरह इस वक्त तवानाई की बचत की कोशिश हो रही है, हमें भी उसके साथ शामिल होना है, कदम से कदम बढ़ाकर चलना है। तो ये जो कोशिश है, इसको अब एक दिन भी मजीद ताखीर नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इस तमाम जो एक्सरसाइज है उसका मकसद ये है कि असल में तो पाकिस्तान के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर दबाव है तेल की इंपोर्ट के और दूसरी तवानाई के इंपोर्ट करने की वजह से, वो कम हो। दूसरा ये है कि पावर डिवीजन के लिए खास तौर पे कि हमें जो है, अगर तवानाई की खपत कम होगी तो हमें फिर जो महंगे जराए हैं बिजली के, उनको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, फर्नेस ऑयल को, डीजल को, और इससे जो सार्फिन के बिल हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। बिजली मजीद महंगी नहीं होगी अगर हम ये बचत कर लेते हैं। और तीसरा, बिलाशुबा हम इससे फायदा भी उठाना चाहते हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक डिमांड है और तमाम ममालिक उस पर अमल कर रहे हैं। अच्छा खुर्रम साहब, लेकिन अब व्हाट यू आर सेइंग इट्स मेकिंग सेंस कि ये किफायत शारी सूबा तवानाई सेक्टर में ये हमारे लिए वे फॉरवर्ड होगा। लेकिन असल चीज जो समझनी है, खपत कैसे कम होगी जब सिर्फ इस्लामाबाद और कराची ही आप लोगों के कंट्रोल में, बाकी को करना नहीं चाह रहे। तो इस वक्त असल इश्यू तो ये है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन आप कैसे करवाएंगे? ये तो ऐसा ना हो कि ये मामला भी कोर्ट में चला जाए। फिर नहीं, कोर्ट में नहीं जाएगा। शॉर्ट टर्म में तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमने किसी के लिए गुफ्तगू का दरवाजा बंद नहीं किया। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला अपना इंदिया दें तो हमारी पूरी वफाकी वज़रा की टीम पंजाब जाने के लिए तैयार है, खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये कौमी मफाद का मामला है। इसमें किसी की कोई जाती कोई फायदा है तो हम ताजरों से भी, तो हमने ताजरों से 2.5 घंटे पिछले हफ्ते मुशावरत की। हम दोबारा बात करेंगे, हम चेंबर के पास जाएंगे। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि गालिबन चंद मुल्कों को छोड़कर पूरी दुनिया की तमाम मार्केटें 8:30 बजे तक बंद हो चुकी होती हैं। जो जिन मगरबी ममालिक का हम बहुत ज्यादा मिसालें देते हैं, जो एडवांस ममालिक हैं, अभी चाइना की आपने मिसाल सुना दी, तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां 8:30 बजे के आगे जो है वो दुकानें खुली नहीं। तो 8:30 बजे का वक्त माकूल वक्त है जो मार्केटों को दिया। और ये आपके नाजरीन के लिए खुर्रम साहब, ठीक है, चले अगर हुकूमतें मान भी गई, 10:30 बजे हुकूमतें मान भी गई और ताजिर हजरात जो हैं वो शटर डाउन पे आ गए, क्योंकि वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने शटर डाउन शुरू कर दिया, मुल्की हालात वैसे ही ऐसे हैं। तो क्या ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत ये इतनी जो एक अच्छी पॉलिसी लेके आई है, लेकिन आप इंप्लीमेंट करवा पाएंगे? जी देखिए, मैंने कहा कि हमारी पहली तरजीह ये है और ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत है कि हमें मुशावरत के जरिए, गुफ्तगू के जरिए ये मामला हल करना है। उसके अगला कदम होगा कि अगर गुफ्तगू और मुशावरत से ये मामला हल नहीं होता तो हमारे पास आईनी तरीके भी हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को कॉल करने के। और दूसरा फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसे, हम उसे ये तो नहीं कह सकते कि कोई सजा किसी को देनी है, लेकिन बहरहाल एक पीनल क्लॉजेस फिर हमें इम्पोज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये मुल्क की जरूरत है कि हम ना सिर्फ अपनी बिजली को जो प्रोडक्टिव इस्तेमाल है उस पर शिफ्ट करें, बल्कि महंगे जराए से बचें, अपने माहौल को बचाएं। और पाकिस्तान का जो अदायगियों का तवाज़न है, एक डॉलर जो है जो हमें इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, तेल के लिए, गैस के लिए, फर्नेस ऑयल के लिए, उसको हम बचाएं। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है जिसके ऊपर आज शहबाज शरीफ ने अपना कदम उठा दिया। ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताइएगा, आज एक फैसला हमने देखा, मरियम नवाज साहिबा को जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। क्या इससे आम इंतखाबात की तैयारी समझा जाए, और क्या इसको ये भी समझा जाए कि अर्ली इलेक्शंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं और नून लीग ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है?
जी नहीं, इंशाल्लाह असेंबली अपनी मुद्दत 12 अगस्त 2023 तक पूरी करेगी और अक्टूबर के पहले 10-12 दिनों में इंतखाबात हो जाएंगे। मरीम नवाज साहब के सामने एज चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उनको ये टास्क दिया गया है, उनके सामने ये मिशन है कि वो मुल्क के हर जिले में जाएं, हर कोने में जाएं और वहां जाके मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को मुनज़्ज़म करें, उनको हौसला दें और वहां बैठकर हर एक कौमी और सूबाई हल्के की जो तफसीलात हैं, जब तक आप उस जिले में जाकर नहीं हासिल करते, आप उसकी बेहतर तस्वीर नहीं हासिल कर सकते। तो इंशाल्लाह मरीम नवाज साहिबा जो है पूरे मुल्क में जाएंगी और उस जो पूरी एक्सरसाइज वो करेंगी, उसके नतीजे में इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है अक्टूबर के आम इंतखाबात के लिए भरपूर तैयार होगी। अच्छा, इनसे इनकी अपॉइंटमेंट से पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। क्या इसका मतलब कि मरियम नवाज साहिबा ने शाहिद साहब को रिप्लेस कर दिया है पार्टी तंजीम साजी में? वो पार्टी में हम इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में या जब भी पार्टी की जो जनरल काउंसिल है उसकी मीटिंग होगी तो उसमें हम अपने आइन में तब्दीली करेंगे और इंशाल्लाह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जो स्लॉट्स हैं उनमें एक का इजाफा करेंगे ताकि ये चीफ ऑर्गेनाइजर का होता है इसको भरपूर सपोर्ट मिले। पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो राह देख रहे हैं अपने लीडरान की। तो मरीम नवाज साहिबा का जाना जो हमने देखा है कि वो जहां भी गई हैं उन्हें बहुत पजीराई हासिल हुई है, तो उनका जाना और खास तौर पे पार्टी की जो असल मैकेनिक्स हैं कि किसने कहाँ इंतखाबात के लिए उम्मीदवार बनना है, उसमें जब उनको ये पूरा नॉलेज हासिल होगा तो ये पार्टी के मुस्तकबिल के लिए बहुत सूदमंद है। ठीक है खुर्रम साहब, मुख्तसरन ये बताइएगा कि MQM क्या आप समझते हैं कि इतनी नाराज है कि चली जाएगी? क्योंकि कल तो आपका पूरा वफ्द उनसे मिला, एक खतरे की घंटी है हुकूमत के लिए वैसे इतने अहम इत्तेहादी का नाराज होना। अब इकबाल से माजरत के साथ जहां में अहले कोalition सूरते खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर निकले इधर डूबे, तो ये जो कोalition के पार्टनर्स हैं इनके साथ हमारी गुफ्तगू, मुशावरत, मुतालबे वो जारी रहेंगे, लेकिन भरपूर तवक्को है कि इंशाल्लाह ये जो MQM के साथ ही नहीं। वैसे खुर्रम साहब, इनको आप डूबने ही क्यों नहीं देते हैं कि वो निकल आते हैं, फिर डूब जाते हैं, फिर निकल आते हैं? डूबने ही ना देना इत्तेहादियों को। हमारी देखिए ये एक मुस्तकिल अमल है, कराची की जो सियासत है उसका अपना उतार चढ़ाव, और हकीकत यही है कि हमने जो बहुत दूसरे मामलात में भी देखा है कि पाकिस्तान का जो 76वां साल है जो 15 अगस्त से शुरू हुआ था, 75 साल मुकम्मल किए, उसमें बहुत सारे जो पुराने नक्शे कोहन थे अब वो दोबारा तरीके से रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं और नई तरीके से बाहर आ रहे हैं। तो ये एक रीऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स की हो रही है जो इंशाल्लाह पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बेहतर है। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क़याम पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात, पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार हमेशा से मिसाली रहा है। पाकिस्तान के क़याम में मोहतरमा फातिमा जिन्ना का किरदार हो या फिर मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ हों जिसका एतराफ़ दुनिया आज तक करती है। बल्कि मुल्क के तमाम बड़े शुबों, फ़ौज, सेहत, तालीम और शोबिज़ में भी ख़वातीन का किरदार मिसाली रहा है। मलाला यूसुफ़ज़ई, बिल्किस सीदी, समीना बेग, शर्मीन उबैद चुनाए, मुनीबा मज़ारी, मेजर जनरल निगार समेत बहुत सी ख़वातीन ने दुनिया भर में अपनी सलाहियतों से नाम पैदा किया। आज ही के दिन हुक्मरान जमात नून लीग ने एक खातून मरियम नवाज को अपनी पार्टी की सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया। पाकिस्तानी सियासत में भी मर्दों की अक्सरियत और उनका गलबा रहता है, इसी तरह पूरे समाज में, लेकिन ऐसे में एक खातून को पार्टी का अहम ओहदा मिलना यकीनन उसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन इसी मुल्क में अपनी एक्टिंग की वजह से मशहूर पाकिस्तानी अदाकाराएं जो सरहद पार भी अपनी अदाकारी की वजह से मकबूल हैं, गुज़श्ता कई रोज़ से सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड कर रही हैं, उनकी किरदार कशी की जा रही है, जिसकी वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि एक यूट्यूबर की जानिब से उन पर लगाए गए संगीन और काबिल शर्म इल्ज़ामात हैं। पाकिस्तान की 4 मशहूर अदाकाराओं का नाम लिए बगैर नामों के पहले हरूफ इस्तेमाल करके मायरा खान, कुबरा खान, सजल अली और महविश हयात की जानिब इशारा करते हुए उन पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए गए जो हम स्क्रीन पर रिपीट भी नहीं कर सकते। अदाकारा सजल अली ने ट्वीट में लिखा कि अफसोसनाक है कि हमारा मुल्क इखलाकी तौर पर
पस्ती की जानिब जा रहा है और गंदा होता जा रहा है। किरदार कशी इंसानियत की बदतरीन शिकल और गुनाह है। अदाकारा कुबरा खान ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में उसी व्लॉगर के खिलाफ पाकिस्तान समेत बरतानिया में भी कानूनी चार्जोई का ऐलान किया और उनसे मुतालबा किया कि उनके पास अगर इल्जामात से मुतालिक ठोस सबूत हैं तो 3 दिन में पेश करें, वरना अगर ना पेश कर सकें तो अवाम के सामने माफ़ी मांगे। महविश हयात ने अपने ट्वीट किया कि लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ भी करते हैं, यहां तक कि इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं। महविश हयात ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा कि मैं अदाकारा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा नाम मट्टी में मिला दें। आपको अपने बेबुनियाद इल्जामात पर शर्म आनी चाहिए। मैं किसी को अपने नाम को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दूंगी और ना ही देनी चाहिए। अदाकाराओं के खिलाफ मुबैना जो व्लॉग है वो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। ट्विटर पर सजल अली, महविश हयात, कुबरा खान और मायरा खान का नाम टॉप ट्रेंड में शामिल है, जबकि शोबस शख्सियात की जानिब से सोशल मीडिया पर इन इल्जामात की शदीद मजम्मत भी की जा रही है और हम सबको करनी चाहिए। इस मामले पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि पिदरशाही पर मबनी हमारे माशरे में चंद खवातीन, गिनी चुनी खवातीन जिस मकाम पर पहुंचती हैं वो मगरबी माशरे से दुगनी मेहनत उनको करनी पड़ती है और उनकी इन काविशों के बदले में जो उनको मकाम अवाम और उनके फैंस ने दिया है वो अभी भी बहुत कम है, जिसकी वो असल मुस्तहिक और हकदार हैं। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के आएंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए।